नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर याद विन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मैं आपके लिए एक सेशन लेके आता हूं जो कि आपके साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज का है, जिसमें मैं आपको साइंस की चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यानी जो रेलवे के एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लेकर मैं आता हूँ रोजाना शाम को 6 बजे। जिसमें आज का आपकी जो क्लास होने वाली है वो प्रेशर की होने वाली है, वो दाब की होने वाली है। और ये क्लास जो है वो सेकंड क्लास है, इससे पहले आपकी क्लास फर्स्ट हो चुकी है जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे और उनको लेवल बताया था कि किस तरीके का आपका लेवल आता है। क्योंकि आप जिस तरीके के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन के पूछे जाने का तरीका क्या होता है। इसी के लिए ये हमारी सीरीज आई है और आप इसमें जुड़कर चैप्टर वाइज सीरीज को पूरा कर सकते हैं। आज जो स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है कि प्रेशर का चैप्टर चल रहा है और प्रेशर के चैप्टर में मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे और आज उसी के आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आता है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, जो कि मतलब ये नहीं है, लेकिन जो हमने कल क्वेश्चन करे थे, कितने करे थे हमने? लगभग 17 क्वेश्चन कर लिए थे। इस 17 क्वेश्चन में हम यहां तक पहुंच गए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा आपका 18 क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। ये क्या कहता है? 18 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किसी बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है। तो आपने बांध देखे होंगे, तो बांध जो होता है यानी डैम जो होता है वो आधार पर, यानी उसका जो बेस बनाया जाता है ना, वो ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका ऑप्शन नंबर 1 है, क्या दाब को खत्म कर सकता है, यानी आपकी दीवार जो है अगर चौड़ी होगी आधार पर तो वो क्या प्रेशर को खत्म कर देगी। ऑप्शन बी दे रखा है, कम दाब को सहन कर सकती है। ऑप्शन सी दे रखा है, ज्यादा दाब को सहन कर सकती है। और ऑप्शन डी दे रखा है, तेज गति को सहन कर सकती है। तो आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है F अपॉन A। ये मैं बता चुका हूं, कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि P का यानी प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू F अपॉन A, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि A यहां पर क्या है, A एरिया की बात करता है। अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं, एरिया को अगर मैं बढ़ा दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम। और अगर मैं एरिया को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। तो अगर यहां की बात करें कि आपका जो आधार है, इसका जो बेस है, आपके डैम का जो बेस है, वो इसका एरिया चौड़ा, यानी आपका एरिया क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा प्रेशर को भी सहन कर लेगी। ठीक है, तो यहां पर चौड़ी क्यों बनाई जाती है, वो इस वजह से क्योंकि इसके एरिया को बढ़ाकर इस पर प्रेशर को कम किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर डैम जो होता है, अगर मैं मान लूं ये डैम है तो इस डैम के पास में क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा, पानी होगा। और पानी की आपको पता है कि पानी की गहराई में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं प्रेशर बढ़ता चला जाता है। क्योंकि गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसको सहन करने के लिए दीवार जो है वो कैसी बनाई जाती है, वो चौड़ी बनाई जाती है, उसका एरिया ज्यादा कर लिया जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ज्यादा दाब को सहन कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योंकि ज्यादा दाब को सहन इसलिए कर लेगी कि यहां पर आपका पानी का जो प्रेशर होता है वो गहराई में जाने पर बढ़ जाता है। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसके लिए जो दीवार बनाई जा रही है वो चौड़ी बनाई जाती है, जिससे कि वो आधा ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को वो सहन कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है आपका, द्रव दाब निर्भर करता है, यानी द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर दे रखा है केवल गहराई पर, ऑप्शन नंबर बी है केवल घनत्व पर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण पर, और ऑप्शन डी दे रखा है कि इन तीनों पर, या गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो इसके बारे में मैंने शायद आपको कल बताया भी था कि मान लीजिए कि क्या है, आपके पास में कोई कंटेनर है, यानी कोई बर्तन है। इस बर्तन में क्या है, आपने कोई बर्तन में पानी भर रखा है, इस बर्तन में क्या कर रखा है, पानी भर रखा है। तो ये गया आपका पानी। ठीक है,
अब आपने इसमें पानी जब भर दिया तो क्या हुआ, जब मैं इसमें ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को जब इसके अंदर डालता हूं तो मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, जब मैंने इसे डाला तो क्या हुआ, ये कुछ दूरी पर यानी कुछ गहराई तक चला गया। अब ये कुछ गहराई तक अगर गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो गहराई है वो मैंने क्या मान ली, वो गहराई ही मैंने मान ली, क्या, ये गहराई ही हमारे पास में क्या है, एच है, यानी जितनी गहराई तक वो गया है उसको मैंने माना एच। इसके अलावा अब यहां पर कोई वस्तु द्रव के अंदर गई है तो यहां पर क्या होगा, इसको चारों तरफ से फोर्स लगेगा, चारों तरफ से क्या होगा, फोर्स लगने लग जाएगा, ये लगने लगा इस पर फोर्स। अब जब इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है तो पूरे एरिया पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे बात आ गई। लेकिन एक बात और याद रखना कि यहां पर एक ग्रेविटी भी काम करेगी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी, तो यहां पर इसे भी अपनी तरफ खींचेगी, कौन, ग्रेविटी खींचेगी। और ये कितना अंदर जा रहा है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगी डेंसिटी, यानी घनत्व तो डिसाइड करता है कि ये कितना पानी में डूब रहा है या नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यहां तक में आपको कोई दिक्कत। अब यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहां आप प्रेशर का फॉर्मूला निकालोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला होगा, घनत्व को हम प्रेजेंट करते हैं यानी रो से, तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा रो, और ग्रेविटी भी लग रही है तो उसका हो गया जी, और कुछ हाइट तक, कुछ आपका गहराई तक जा रहा है जिसको हम एच या फिर कहीं कहीं पर डी लिखा जाता है, रो जी डी लिखा जाता है, या डी यहां पर गहराई है, मैंने एच ले रखी है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहां पे आपका फॉर्मूला बन जाता है रो जी एच। ठीक है, और यहां पर आपका ये बात आता है कि रो जो है वो क्या है, रो आपका यहां पे घनत्व है, जी आपकी यहां पे क्या है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, और एच यहां पर मैंने क्या ले रखी है, एच ले रखी है मैंने हाइट या फिर कह सकते हो गहराई। तो यहां पर ये किस किस पर डिपेंड हुआ, आपका जो प्रेशर है यानी द्रव का जो दाब है वो इन तीनों पर डिपेंड होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये केवल गहराई पर डिपेंड नहीं होता, केवल घनत्व पर डिपेंड नहीं होता, ना ही केवल गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड होता है, ये इन तीनों पर डिपेंड है, क्योंकि फॉर्मूला क्या निकल के आया प्रेशर का, रो जी एच। इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या कह रहा है, वो गहराई पर, घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, यही आपका आंसर सही होगा। और यहां तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अगला प्रश्न है जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, वो ये है आपके सामने। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्या होता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका वायुदाब बढ़ जाता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, या फिर कह सकते हो वायुदाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, हाइड्रोजन का भार घट जाता है। तो आप जानते हैं मैंने क्या बताया था आपको, एक क्लास हुई थी तो उसमें मैंने, जब आपका कंसेप्ट आप सीख रहे थे तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप क्या है ऊंचाई पर जा रहे हो, एक हाइट पर जा रहे हो, तो हमेशा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डाउन होगा यानी प्रेशर कम हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, वायुमंडल है, यानी पृथ्वी के अंदर क्या पाया जा रहा है, वायुमंडल, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, हाइट पर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ये बात आती है जब हम पहाड़ों पे जाते हैं। अब पहाड़ तो नहीं जा रहा, हम लोग तो नहीं जा रहे, यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है गुब्बारा। अब ये बैलून जो है जैसे ऊपर जाता है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो गुब्बारे के, मतलब जो गुब्बारे में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है। और जब गुब्बारे का अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा, प्रेशर के कारण गैस बाहर निकलना चाहती हैं। क्या कहेगा, प्रेशर के कारण बाहर गैस निकलना चाहती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया और गुब्बारे के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जिसका प्रेशर ज्यादा है वो बाहर निकलना चाह रहा है। अब वो बाहर निकलना चाह रहा है तो बाहर निकलता किस तरीके से है, तो गुब्बारा जैसी गुब्बारा फट जाता है, जिस वजह से, क्यों, प्रेशर ज्यादा हो गया, गुब्बारे के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, इस वजह से गुब्बारा फट जाता है। तो क्यों फट पाया, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, ऊपर जाते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका वायु दाब घट जाता है। क्या हो जाता है, इसका वायु दाब घट जाता है। किसका, इसका नहीं, मतलब वायु दाब घट जाता है ऊंचाई पर, जिस वजह से आपका जो बैलून होता है, जो बैलून जो है ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो गैस बाहर निकलना चाहती है। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो उस गुब्बारे को पिचका देंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक लोहे की गेंद है, ठीक है, मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। यहां पे बोल रहा है कि जो मरकरी यानी पारे की बाल्टी में इसको गिराया जाता है। कौन सी गेंद है, लोहे की गेंद है। अब होगा क्या, आपसे ये पूछा गया है, ये पारे की सतह पर तैरेगी, बताइए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बाल्टी की पैंदी में बैठ जाएगी यानी बिल्कुल डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह घुल जाएगी। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि मरकरी की जो डेंसिटी होती है, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो मैंने कहा कि एक बाल्टी है, ये मान लो बाल्टी है, ये तो थैला सा लग रहा है लेकिन हाँ ये बाल्टी, कोई बर्तन, ठीक है। इस बर्तन में मैंने क्या किया, एक लोहे की गेंद को मरकरी में डाला। अब इस लोहे की गेंद को जब मैंने मरकरी के उसमें डाला तो यहां पे क्या होगा कि आपको ये मालूम है कि जो मरकरी होती है, मरकरी का डेंसिटी यानी मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो क्या होगा, मरकरी की डेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो वस्तु जब नहीं इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका उत्प्लावन बल भी ज़्यादा होगा। यानी आपका यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो इस पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उस उत्प्लावन बल क्या करता है, उत्प्लावन बल किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है, ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है। जब ये ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहा है तो इसका मतलब है किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेगा। और जब उस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकता है तो इसका मतलब क्या है, यह पारे की जो यानी इसकी जो सतह होती है ये इसी पे तैरने लग जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर चली जाएगा, अपने आप तो बाहर जानी नहीं है। तो होता क्या है कि ये उत्प्लावन बल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है इसके डेंस होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने जितना द्रव बाहर नहीं निकाल पाता, तो नहीं निकाल पाने की वजह से ये क्या करता है, पारे की सतह पर तैरता रहता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पारे की सतह पर तैरता रहेगा, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो क्या कह रहा है कि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा हो जाने पर उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो वस्तु है यानी जो पिंड है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या करने लगेगा, अपनी सतह पर तैरने लग जाएगा, यानी सरफेस पर ही तैरता रहेगा। इतनी बात समझ में आई। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको रोजाना वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मेरी क्लास के अलावा आपको अदर क्लासेस भी मिलने लगेंगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कह रहा है कि यदि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का जो लेवल है यानी जहाज का जो स्तर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, या इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, या फिर अनचेंज यानी कोई चेंज नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ये कहा गया है कि कोई भी शिप है, कोई शिप है, ये मान लो ये शिप है, ठीक है। अब ये शिप जो है, शिप जैसा लग भी ना रहा, चलो मैं लिख देता हूं, ये है आपका शिप, ठीक है। अब ये शिप क्या है, ये कहां तैर रहा है, नदी में है। अब ये कहां पर है, ये नदी में है, तो नदी का कलर ले लेता हूं मैं ये, ठीक है। अभी ये कहां पर है, नदी में है, ये कोई रिवर है। और अगर ये रिवर में है तो क्या होगा, तो यहां पर इसका जो स्तर है वो क्या होगा,
नदी की बात कर रहा हूं, तो नदी के पानी में क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। और जब नदी के पानी में डेंसिटी कम होती है तो डेंसिटी अगर कम होगी तो क्या होगा, वहां पर उत्प्लावन बल कम हो जाता है, और कम होगा तो जहाज क्या होगा, थोड़ा डूबेगा। जहाज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जहाज होगा वो थोड़ा डूबता हुआ आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये इतना ना मान लेते हैं, ज्यादा वो लग रहा है लेकिन हाँ इतना मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डूबता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आपका डेंसिटी ज्यादा है, ये कहाँ का पानी है, ये रिवर का पानी है, ये है आपका रिवर का पानी। ठीक है, नदी का पानी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी डेंसिटी क्या है, कम है, और घनत्व तो आपका यहाँ पर कम है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उत्प्लावन बल भी कम होगा। और जब उत्प्लावन बल कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये थोड़ा सा डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन जब यहीं से आपका शिप कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। अब मैंने बोला कि ये समुद्र में जा रहा है, तो कलर ले लिया मैंने आपका ये। अब ये है आपका समुद्र। अब यहां समुद्र में जैसे ही पहुंचता है तो समुद्र में पहुंचने पर क्या होगा, तो समुद्र में पहुंचने पर ये हो गया आपका सी या ओशियन। तो समुद्र में पहुंचने पर इसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, समुद्र में पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उत्प्लावन बल यानी बुयांस फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। जब डेंसिटी ज्यादा है, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, उत्प्लावन बल वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो ऊपर की तरफ फेंकेगा तो यहां पर क्या होगा, आपका जो शिप है वो कम डूबा हुआ यानी कम डूबा हुआ दिखाई देगा। तो कम डूबा हुआ दिखाई देने का मतलब क्या है कि यहां पर आपका डेंस फोर्स है यानी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी की वजह से यहां पे उत्प्लावन ज्यादा लगेगा, उत्प्लावन ज्यादा लगने की वजह से यहां पे आपका ये कम, यानी जहाज का समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होगा, जहाज का स्तर बाहर की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो समुद्र में बढ़ता है तो घनत्व बढ़ने की वजह से जहाज कम डूबा हुआ दिखाई देता है, इसलिए जहाज का जो लेवल है वो कहाँ होगा, समुद्र से यानी जहाज का लेवल बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी इंक्रीज होगा, जहाज का जो स्तर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही, इंक्रीज। जो क्योंकि यहाँ पे घनत्व बढ़ रहा है तो उत्प्लावन बल भी बढ़ेगा, और उत्प्लावन बल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो जहाज का जो लेवल है वो क्या होगा, वो अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब नदी में जा रहा है तो वो नदी में क्या हो रहा है, लेवल डाउन हो रहा है, यानी जहाज थोड़ा और डूब रहा है क्योंकि डेंसिटी कम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, नदी में अगर जहाज नदी से समुद्र में जा रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि समुद्र से नदी में आता है तब, तो समुद्र से नदी में आएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, डेंसिटी हाई है और यहां पर डेंसिटी लो है, लो होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसी के साथ में इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, अगला है आपका, पानी से भरी डार्ट लगी कांच की बोतल जमने पर टूट जाएगी, तो क्यों, क्यों टूट जाती है। यानी यहाँ पर पानी से भरी जो बोतल है उसमें जब बर्फ जमने लग जाती है तो कांच की जो डार्ट होती है वो क्या करने, दीवार जो होती है वो टूटने लग जाती है। और उसका रीजन क्या है, आपसे बोला गया है ऑप्शन नंबर ए, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जमने पर बोतल सिकुड़ती है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कांच ऊष्मा का कुचालक है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको बताना है। तो आपको पता है पानी जब बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होता है, पानी जब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो मान लो ये आपका पानी है यानी वाटर है, और यहां पर क्या है, आइस है। तो इन दोनों में क्या होगा, यहां पर जब वाटर की बात करेंगे तो वाटर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है कम, वाटर में वाटर का वॉल्यूम होता है कम, और जब ये बर्फ बन जाती है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, आपने देखा होगा बर्फ ज्यादा दिखती है, तो यहाँ पे आपका क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है यानी बढ़ जाता है आइस बनते ही। फिर उसके बाद में इसकी डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी यहाँ पे यानी वाटर की डेंसिटी कैसी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है ज्यादा, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और यहां पे इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। तो यहां आप देखो कि ये क्या है, वॉल्यूम जो होगा इसका, यहां पे आयतन की बात करते हैं, आयतन क्या है, बढ़ रहा है। हमने जितना पानी उसमें डाला था तो उससे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा बर्फ जमती है, क्योंकि यहां पर क्या है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाता है,
प्रेशर बढ़ने लगता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने पर ये दीवारों से, यानी आपकी जो दीवार है कांच की जो बोतल है वो क्या करेगी, उन दीवारों से टकराएगी, टकराने की वजह से उस पर प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालने की वजह से वो बोतल टूट जाती है। इसी वजह से, क्योंकि इसका क्या है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि पानी से भरी डाट लगी कांच की बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, बर्फ बनने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इसी वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता हो, प्रेशर बढ़ने से कांच की बोतल टूट जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है आपसे, कोई वस्तु किसी द्रव में डूबेगी यदि वह अपने भार, जो आपका फिर क्या है, रिक्त स्थान दिया यानी फिल इन द ब्लैंक दिया, फिर जल का भार हटाती, यानी क्या, कितना भार, यानी अपने भार से कितना जल का भार हटाती है, ये बोला गया है। यानी जल का भार, वह अपने भार से ज्यादा भार हटाती है, अपने भार से कम भार हटाती है, और अपने भार के बराबर भार हटाती है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका कोई आंसर देना चाहे तो दे सकता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, जब बात आता है डूबने की, तो डूबते कब हैं, कि जब हम अपने भार से कम द्रव हटा लें। यानी हम अगर अपने भार से कम द्रव हटाएं, कम लिक्विड को हटा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डूब जाएंगे। लेकिन हम कब तैरेंगे, जब हम अपने भार से ज्यादा वजन ज्यादा द्रव को हटाएं। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्लावन बल यहाँ पे ज्यादा होगा। जैसे तैरने की बात करते हैं, कोई वस्तु कब तैरती है, तो कोई वस्तु तैरेगी कब, कब तैरेगी, जब वो अपने से ज्यादा जल को हटा लेगी, अपने भार से ज्यादा भार को हटाएगी। तो ज्यादा को हटाए या बराबर हटाए, तो यहाँ पे बल, उत्प्लावन बल कैसा होगा, तो उत्प्लावन बल भी कैसा होगा, ज्यादा लगेगा। यानी उत्प्लावन बल करता क्या है, उत्प्लावन बल क्या करता है, आपका ग्रेविटी के अपोजिट लगता है, वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। तो जब ये ऊपर की तरफ धकेलेगा तो इसका मतलब क्या है, जब ये ऊपर की तरफ धकेलेगा तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा धकेलेगा, बराबर होगा तो कम नहीं, वह बीच में तैरेगी। तो ये इसी वजह से यहाँ पे उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, यहाँ पे बराबर होगा, जिसकी वजह से वस्तु क्या होगी, तैरने लग जाएगी। लेकिन डूबने की बात आती है तो कब डूबेगी, तो वो तब डूबेगी जब हम जितना पानी, यानी हम बाहर से कम पानी हटाएं, अपने भार से कम पानी हटाएं, तो हम डूब जाएंगे। हम क्यों डूब जाते हैं, जब हम तैरते हैं तो तैरने पर हम क्या करते हैं, अपने भार से ज्यादा पानी हटाते रहते हैं, इस तरीके से। तो हटाने की वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अगर हम अपने भार से ज्यादा, अपने भार से कम द्रव हटाएंगे तो क्या होगा, हम डूब जाएंगे। हमें जितना आयतन चाहिए हमें उतना आयतन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कम द्रव हटा पा रहे हैं, अपने भार से कम। और जब अपने भार से कम द्रव हटा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो भी क्या होगा, कम होगा। और जब उत्प्लावन बल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप डूब जाओगे। ठीक है, क्योंकि डूबने का मतलब क्या है, उत्प्लावन बल क्या कर रहा है, ऊपर की ओर धकेल रहा है। जब वही कम हो गया, ऊपर की ओर धकेलने वाला बल ही कम हो गया, तो क्या होगा, हम तो डूबेंगे। तो इसका मतलब क्या है, डूबने के लिए क्या होगा, द्रव में डूबेगी यदि वह अपने भार से कम द्रव हटाए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कि अपने भार से अगर कम वजन हटाते हैं, अपने कम भार से कम द्रव हटाते हैं, तो वस्तु डूब जाएगी, कोई भी वस्तु हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्प्लावन बल पर आधारित नहीं है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उत्प्लावन बल पर आधारित नहीं है। अब उत्प्लावन बल कहाँ काम कर रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पे काम करता है, ये हमेशा दाब पे काम कर रहा है। ठीक है, किस पे काम कर रहा है, दाब पे काम कर रहा है। तो दाब का कहाँ पर, तो बैरोमीटर क्या करता है, वायु दाब को मीजर करता है। लेक्टोमीटर क्या कर रहा है, दूध के दाब को मीजर कर रहा है। यहाँ पे वेंचुरीमीटर की बात करते हैं, तो वेंचुरीमीटर क्या करता है, नली में द्रव के प्रवाह की दर को मापता है। ये क्या करता है वेंचुरीमीटर, ये करता है नली में द्रव के प्रवाह की दर
यानी द्रव के प्रवाह की दर को मीजर करता है। और जब ये इसे मीजर करता है और ये किस पे आधारित होता है, ये बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। यानी यहां पर आपसे पूछा गया है बल पर आधारित नहीं है, उत्प्लावन बल पर आधारित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है, उत्प्लावन बल पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो किया है वेंचुरी मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है आपका ये, हाइड्रोलिक्स क्या है, इनमें से एग्जाम्पल बताना है कि हाइड्रोलिक्स क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, दबाव का एक अच्छा उदाहरण है, यानी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दबाव का बुरा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है तरल पदार्थों में दबाव का अच्छा उदाहरण है। और ऑप्शन नंबर डी है तरल पदार्थों में दबाव का बुरा उदाहरण है। तो आपको ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हाइड्रोलिक्स के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे हाइड्रा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम हाइड्रो किसके लिए यूज करते हैं। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, वाटर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, वाटर के लिए यूज करते हैं, यानी पानी के लिए इसको यूज करते हैं, या फिर लिक्विड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं। और जब इसे लिक्विड के लिए यूज करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है द्रव, और ये द्रव के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा हाइड्रोलिक्स क्या हो गया, ऐसा एक लिक्विड जो प्रेशर को ट्रांसफर करता हो। ठीक है, ऐसा लिक्विड, यहां पे इसके हाइड्रोलिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोलिक्स है कि ऐसा लिक्विड, ऐसा तरल पदार्थ, ऐसा लिक्विड, ऐसा तरल पदार्थ जो क्या कर रहा है, प्रेशर को ट्रांसफर कर रहा है। जो क्या कर रहा है, प्रेशर को ट्रांसफर करे, दाब को ट्रांसफर करे। तो क्या वो कहां ट्रांसफर कर रहा है, आपने देखा होगा बाइक के जो ब्रेक होते हैं, तो बाइक के ब्रेक में क्या होता है, हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स ब्रेक है। हाइड्रोलिक्स ब्रेक का यहाँ पे क्या एग्जांपल है कि यहाँ पर आपका जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड कहाँ होता है, आपका ब्रेक में पहुंचता है। यानी आपका ब्रेक में जब पहुंचता है तो क्या होगा, तो वो ट्रांसफर करता है किसको, प्रेशर को, और उस प्रेशर लगाता है, प्रेशर की वजह से आपकी बाइक रुकती है। तो ये कहाँ पर है, ये ब्रेक में भी लगता है। यानी जिसके आगे हाइड्रोलिक्स लगता है उसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर ये लगेगा वहां पर, चाहे वो ब्रेक की बात करता है तो उसे कहेंगे हाइड्रोलिक्स ब्रेक कहेंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तरल पदार्थों में दबाव का अच्छा उदाहरण। यानी जो तरल पदार्थों से हम जो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर का ट्रांसफर करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, अगला है आगे, भार के कारण पृथ्वी की सतह पर वायु के अणुओं द्वारा लगाया गया दबाव कहलाता है। ऑप्शन दे रखा है ओजोनिक दबाव, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडलीय दबाव, और ऑप्शन नंबर डी है क्षोभ मंडलीय दबाव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भार के कारण पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी की आपकी मान लो सतह है, और इस सतह पर क्या होगा, वायु के अणुओं द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहलाता है। तो आप पता है, तो आपके ऊपर लगने वाला दबाव क्या कहलाता है, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायुमंडलीय दबाव। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि किस वायुमंडलीय दबाव की, यानी वायुमंडल की कौन सी प्लेट पर, यानी कौन सी लेयर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वायुमंडल की कौन सी लेयर पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तब आप इसका आंसर क्या दोगे। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल की लेयर कितनी होती हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि आपने अभी भूगोल जब पढ़ा होगा, यानी ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, तो उस ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। और उन 5 परतों में आपने देखा होगा कि पहली जो परत होती है वो क्या होती है, उसको कहते हैं हम क्या, क्षोभ मंडल। ठीक है,
पहली परत क्या होती है? आपकी क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के बाद में जो दूसरी परत होती है वो क्या होती है? समताप मंडल होती है। तीसरी जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। चौथी जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयन मंडल। और लास्ट आपकी परत यानी पांचवी जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए इन पांचों में सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे होगा, तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पे आपका प्रेशर होता है P1 और यहाँ पे मैं मानता हूँ P2 और इसे मानूं अगर मैं P3 और इसको मानूं P4 और लास्ट लेयर का मानूं मैं P5, तो किस पे प्रेशर ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपका वायु के अणु सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? वो आपके होंगे क्षोभ मंडल की तरफ में। तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। यानी कितनी? यानी चारों लेयर का प्रेशर किस पे होगा? क्षोभ मंडल पे होगा। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की कौन सी परत पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडलीय प्रेशर, यानी क्षोभ मंडल वाली लेयर पर। तो इसका अगर आप देखोगे तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P4 और ग्रेटर देन P5। यानी सबसे ज्यादा किस पे होगा? P1 जिसे हम कहते हैं क्षोभ, और सबसे कम का पूछा जाए तो क्या होगा? P5 जिसे हम कहते हैं बहिर्मंडल। और आप ये भी देखो, अगर इसको आप प्रेशर के फॉर्मूले से भी देखो तो यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल का जो एरिया होता है वो होता है कम और बहिर्मंडल का एरिया होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अगर एरिया है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? अपने आप ही कम हो जाएगा। और एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इस वजह से आपकी पांचों लेयर में सबसे ज्यादा प्रेशर आपका क्षोभ मंडल पे होता है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसका आंसर की बात की तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर हम पे लगता है वो क्या होता, कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है? अगला दे रखा है कि मौसम मानचित्रों में प्रयुक्त दबाव की इकाई मिलीबार है, तो 1 मिलीबार कितने के बराबर होता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है आपका 1000 बार, दूसरा है आपका 100 पास्कल, 100 किलो पास्कल, सी दे रखा है 100 पास्कल और डी दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूंगा किसके बारे में बात कर रहा है? ये 1 मिलीबार के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? 1 मिलीबार के बारे में बात हो रही है। और जब 1 मिलीबार के बारे में बात हो रही होगी तो आप एक बात जानते हैं कि 1 मिलीबार कितने के बराबर होता है? 1 मिलीबार कितने के बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिली कितने के बराबर होता है। यानी मिली की बात करेंगे तो मिली कितने के बराबर होता है? तो मिली बराबर होता है कितने के? 10 की पावर -3 के बराबर होता है। यानी जब भी आपने देखा होगा, जब हमने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा था तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने सबसे पहले 10 की पावर को समझा था कि 10 की पावर को किस तरीके से लिखते हैं। 10 की पावर 1 क्या होती है, 10 की पावर 2 क्या होती है, 10 की पावर अगर माइनस में हो तो -1 क्या होती है, -2 क्या होती है। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड माइनस में होता है, अगर हम आपकी जो पावर माइनस में लिख रहे हैं, तो क्या वास्तव में मैग्नीट्यूड माइनस में होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होता है। ये पावर माइनस में होने का मतलब है कि वो पदार्थ कितना छोटा होगा, वो वस्तु कितनी छोटी होगी, वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा होगा। तो यहाँ पे बात आ रही है 10 की पावर -3 की, यानी मिली की जो वैल्यू होगी वो क्या है? 10 की पावर -3। और बार की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10 की पावर 5। और जब मैं इन वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 और 10 की पावर 5, ये हो जाएगा आपका पास्कल। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 पास्कल। तो क्या हुआ इसका आंसर? इसका हुआ 10 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे 100 पास्कल। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है 100 पास्कल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है? अगला है, एक महिला ने ऊंची एड़ी के जूते पहने हैं, ठीक है, और दूसरे ने फ्लैट जूते पहने हैं। यानी दोनों ही महिला हैं, दोनों, एक ने फटी एड़ी नहीं, ऊंची एड़ी के जूते पहने हैं, दूसरी ने फ्लैट जूते पहने हैं। तो कौन सा जूता कीचड़ में फंसने वाला है? यानी इनमें से, दोनों में से कौन सा जूता जो होगा जो कीचड़ में फंस जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऊंची एड़ी का फंस जाएगा, या फ्लैट जूता फंस जाएगा, या दोनों फंस जाएंगे, या इनमें से कोई भी नहीं फंसेगा। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा कि आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं P बराबर होता है यानी प्रेशर बराबर होता है F अपॉन A, और प्रेशर किस पे ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा यानी एरिया किसका कम है, यानी हाई हिल्स की बात करेंगे तो हाई हिल्स किस तरीके की होती है, इस तरीके की नोक वाली होती है। हाई हिल्स क्या होती है, इस तरीके की नोक वाली होती है, ठीक है। और जब आप देखोगे तो दोनों में जो बना है वो यही है, इस तरीके की नोक वाली होती है। तो यहां आप देखोगे तो यहां आपका क्या होता है, एरिया कम होता है, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप जब कीचड़ में फंस जाओगे और आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो बताओ कौन डूबेगा, हाई हिल्स ज्यादा फंसेगी। क्यों फंसेगी, क्योंकि इसका एरिया कम है, और जब एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या मतलब है, जब कीचड़ में फंस जाओगे तो आपका यानी जो फटे हाई हील्स है, हाई हील्स ही ये क्या होगी, वही यानी फंसेगी। फ्लैट जूते की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, इस पर प्रेशर यानी एरिया बढ़ जाता है फ्लैट वालों का, और एरिया बढ़ जाने से क्या होगा, प्रेशर कम लगता है, और प्रेशर कम लगने की वजह से यह क्या होगा, आप कीचड़ में कम फंसोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऊंची एड़ी यानी हाई हील्स जो है वही फंस जाएगी। कहाँ पर, जब एरिया, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है कम, तो इस पे प्रेशर क्या होता है, इस पर प्रेशर होता है ज्यादा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्या कहता है, अगला है ये, अगला कह रहा है कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ओजोन, ऑप्शन नंबर बी है बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर सी है क्षोभ मंडल, और ऑप्शन नंबर डी है एटमॉस्फेरिक यानी वातावरण, ठीक है। तो आपसे यहां पे पूछा जाए तो इसका आंसर आप क्या दोगे, तो बताओ जल्दी से आप इसका आंसर क्या देने वाले हो, बताइए। तो इसका आंसर अगर आप दोगे, वैसे तो आपको सबको पता है इसका आंसर क्या है, फिर भी बता देता हूं मैं कि इसका जो आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर। क्योंकि पृथ्वी किससे घिरी है, सब जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल होता है, पृथ्वी चारों तरफ से गैसों से घिरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये मान लो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी चारों तरफ किससे घिरी हुई है, वायुमंडल से घिरी हुई है। तो इसको मैंने क्या बोला, इसको बोला अर्थ, और अर्थ किससे घिरी हुई है, इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। और वातावरण की आपको पता है कितनी लेयर हैं, आपको 5 लेयर मैंने बताई थी, और पांचों लेयर में मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जब आपका प्रेशर बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन लगाता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर क्षोभ मंडल लगाता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो आपके वायु के अणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर आप बात करेंगे तो क्षोभ मंडल पे प्रेशर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो सबसे नीची लेयर है, और जब वो नीची लेयर है तो वहां पर आपकी सारी गैसेस होंगी, वो आपकी कहाँ क्या करेंगी, वो आप पर प्रेशर डालेंगी। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है, जमीन पर, सतह पर। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्या होगा, प्रेशर कम होता चला जाता है। यही बात इसमें पूछी गई थी जो मैंने आपको बता दी है। और लेयर कितनी होती हैं, 5 लेयर होती हैं। सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, आपका क्षोभ मंडल पर यानी जो सबसे नीचे की लेयर है, और सबसे कम किस पे लगेगा, जो कि आपका 5वीं लेयर है जिसे बहिर्मंडल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्या कहता है। अच्छा ये इधर आ गया, चलो इसको तो पहले मैं सही करता हूँ पहले, ठीक है। यहां पे आपसे पूछा गया है एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, किसके बराबर होता है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आपके ऑप्शन है। हाँ ये ऑप्शन है आपका 10 की पावर 2 न्यूटन, ये ऑप्शन है आपका 10 की पावर 5 न्यूटन, और ये भी आपका ऑप्शन क्या है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं लग पाई है, बाकी सब कुछ सही है, आपके सामने है, ठीक। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है,
तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या किसके बराबर होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितने के होता है, तो होता है 1 के बराबर, कहते हैं हम 1 के बराबर, लेकिन वास्तव में होता कितना है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, लेकिन इसको कभी कभी हम एक ही मान लेते हैं यानी 1 मान लेते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर कितने के बराबर हो जाता है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो कितने के बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाता है। और पास्कल कितने के बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर हो जाएगा, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगर आपसे चलो मैं एक चीज और पूछ लूं, अगर एक एटमॉस्फेयर किसने के बराबर है, ये पास्कल में पूछा गया है, अगर आपको मरकरी के लिए पूछा जाए तो मरकरी के लिए क्या होगा, तो ये याद रखना कि मरकरी के लिए होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब क्या है कि एक 76 सेंटीमीटर मरकरी को उठाने के लिए कितने प्रेशर की जरूरत होती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है, ठीक है। और अगर यही आपसे मिलीमीटर में पूछ लिया जाए तो आपको पता है 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। 760 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए कितने प्रेशर की जरूरत होती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो लास्ट में फिर वही कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इस तरीके से रोजाना आपको ये क्लास मिलेगी और इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। और ये रेलवे ही नहीं, लेवल आपका रेलवे का जरूर है, लेकिन ये सारे चैप्टर आपके लिए किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। कोई भी आपकी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे यूपी प्लस की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अगला क्या कहता है कि 10 टॉर्क किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉर्क है क्या। टॉर्क तो हमने सुना है और मैंने कल, अगर आपने वीडियो देखी हो तो कल भी मैंने आपको ये बताया था कि टॉर्क किसके बराबर होता है। तो टॉर्क जो होता है, सारे मात्रक बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे मात्रक बताए थे कि किस तरीके के आपके पास दाब के मात्रक होते हैं। पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बार होता है, मिली बार होता है, सेंटीमीटर बार होता है, इसके अलावा टॉर्क भी होता है। ये सारे मात्रक मैंने बताए थे। और अगर मुझसे पूछा, अगर इसकी क्वेश्चन की बात करोगे तो एक टॉर्क बराबर कितने के होता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक टॉर्क बराबर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg के, यानी 1 मिलीमीटर और पारे को उठाने के लिए लगाया गया प्रेशर कितना होता है, 1 टॉर्क होता है। यानी यहां पर पूछा गया एक टॉर्क, मैंने बताया पूछा गया 10 टॉर्क, और तो 10 टॉर्क क्या हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 या वी, Hg का ऑप्शन नंबर सी 10 मिलीमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 10 मिलीमीटर ऑफ Hg। इतनी बात समझ में आई। इस टॉर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टॉर आपका दाब का मात्रक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, अगला आता है प्रेशर कुकर। अब बात आती है खाने की। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। कम समय में पकता है क्यों, बताओ। ऑप्शन नंबर ए है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। और अगर आपके सामने प्रेशर कुकर की बात आती है तो आपको पता है कि प्रेशर कुकर क्या होता है। प्रेशर कुकर में यानी प्रेशर ही बढ़ेगा,
प्रेशर कुकर की बात आ रही है तो प्रेशर ही बढ़ने वाला है। ये आपका प्रेशर कुकर है एक तरीके का, जो कि भले ही नकली है लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर जैसा ही है, मान लेते हैं ये प्रेशर कुकर है। ठीक है, होता क्या है कि जब यहां पर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास में वॉल्यूम फिक्स हो या वॉल्यूम कम हो, यानी क्या हो, यहां पे आपका आयतन यानी जिस भी बर्तन का यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो या फिर क्या हो, कम हो, तो यहां पर आप एक बात याद रखना कि टेम्परेचर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी वॉल्यूम कम हो या वॉल्यूम फिक्स हो, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो, तब आपका टेम्परेचर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मान लीजिए मैं इस पे टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका यहाँ पर क्या होगा, ये बात आपको समझनी है कि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया और आपको ये प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इस वजह से आपका यहाँ पर प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे आपका खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर भी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे कि प्रेशर बढ़ता है तो उसी तरीके से आपकी जो इसके ऊपर जो सीटी लगी होती है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। अगर आपका प्रेशर नहीं, मान लो प्रेशर बढ़ जाता है और सीटी नहीं उठ पाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कुकर के फटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सीटी को सही कराते रहना चाहिए अगर आपको कोई यहाँ पर दिक्कत दिखती है तो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, तो यहां पे हो जाएगा कि इसका जो दाब है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का, यानी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो पानी का ताप बढ़ जाता है, और मैंने क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि क्या है, प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब मान लो इसका उल्टा कर दूँ, यहाँ पे तो वॉल्यूम फिक्स था, अगर वॉल्यूम फिक्स ना हो, ज़्यादा हो, तो वहां पे आपका उल्टा हो जाता है। इस बात को आप याद रखना कि ये तो आपका वॉल्यूम फिक्स की बात कर रहा है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम हो जाता है ज़्यादा, अगर वॉल्यूम क्या, हाँ चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर वॉल्यूम हो जाए क्या, वॉल्यूम हो जाए ज़्यादा तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाने पर प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/T के। ये बात आप याद रखना। इसलिए आपकी जो लेयर होती है ना, आपकी क्या लेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो आप देखोगे ऊपर जाते जाते आपका पहले तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर उसके बाद में क्या, सॉरी पहले टेम्परेचर घटता है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जबकि वहां पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने के बाद भी वहां पे टेम्परेचर घटता जा रहा है, बताइए क्यों, इसी वजह से। जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, भाई प्रेशर कम हो रहा है, जब प्रेशर कम हो रहा है तो वहां पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जब ज़्यादा हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब वॉल्यूम फिक्स हो या कम हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये आपके क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, जरूर समझ में आ रहे होंगे, और आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लें। और बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ के आएंगे और अच्छे से आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखो पढ़ के आना आपके लिए भी पढ़ते हैं, और हम हर टाइम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये वीडियो के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, अदर जो भी और भी क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस के लिए भी पढ़ना होता है, कभी कभी अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी क्या करना है, लाइक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला कह रहा है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, यानी समतल मैदानों पे होते हैं तो पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पर्वतीय वायु जो होती है वो अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं। और के बाद में ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो
आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो ये आपको मालूम है, ये तो मैं बता चुका हूं कि जैसे जैसे आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जाते हो, पहाड़ों की तरफ जाते हो, तो ऊंचाई जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती चली जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वायुदाब कम हो जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। कम होने का रीजन क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो गैस के जो अणु होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, ठीक है। और जब गैस के अणु कम हो रहे हैं तो जैसे अणु जितने कम हो जाएंगे उतना कम प्रेशर होगा। अणु जितने कम होंगे यानी मॉलिक्यूल्स जितने कम होंगे उतना कम प्रेशर होगा, और वहां पर उतनी ही हवा कम होती चली जाएगी। और हवा में आपको पता है क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, क्योंकि वहां पर हमें क्या नहीं मिल रहे, गैस के अणु नहीं कम मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है, मात्रा घट जाती है, और आपका प्रेशर भी कम हो जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहां पर आपका 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और यहां पे जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपके गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स जितने कम होते चले जाएंगे और वो उतना ही कम क्या कर पाएंगे, प्रेशर डालेंगे। और कम प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, जिससे आपके हवाओं की जो मात्रा होगी वो भी कम हो जाएगी, और हवा में आपको मिल जाती है ऑक्सीजन, और हवाएं कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कोई भी बता सकता है। अगर यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई भी जिसको भी पूछना है वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहां पर आपका प्रेशर के जो चैप्टर था, प्रेशर के चैप्टर के जितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं एग्जाम में, मैंने आपको यहां पे आपको करा दिए। कितने भी तरीके के आपके क्वेश्चन बताएं, चाहे आप वो यूनिट एंड मेजरमेंट यानी आपकी यूनिट्स के बारे में हो, चाहे आपके किसके राशि के बारे में हो, या फिर आपकी बीमा के बारे में हो, या फिर आपके एग्जाम्पल्स के बारे में हो, या फिर बात करें उनके न्यूमेरिकल्स हो। तो आपके मैंने 2 क्लासेस में आपको सारी चीजें कवर करा दी हैं। और अगर इनमें से आपको कोई आपने ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं इन सब क्वेश्चन को अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपका प्रेशर का चैप्टर जो होगा यानी दाब का चैप्टर जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपसे इतने सारे क्वेश्चन अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आप करते हो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कंसेप्ट को समझा है। अगर मैंने कंसेप्ट को समझा है तो इसके बाद मैं किसी भी क्वेश्चन को, प्रेशर के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूं। यहां पे भले ही आपको क्या दे रखा है, पर्वतों पे बात कर रखी है। अब यहां पर अगर पर्वतों की जगह पे ऊंचाई बोल दे, हो सकता है वो लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो आपने कंसेप्ट समझ लिया है कि अगर हाइट की बात हो या फिर डेप्थ की बात हो, दोनों पे प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर आप समतल की बात करोगे तो यहां पे आपका प्रेशर ज्यादा होगा। इसी बात की हाइट की बात हो तो प्रेशर कम हो जाएगा, डेप्थ की बात हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। यही सारे कंसेप्ट को आपको समझना है। और इसी के साथ में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और आज की क्लास आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमें मोटिवेशन दें, और यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको रोजाना वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर जो नॉलेज दी जा रही है, यहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है वो एक कंसेप्ट के साथ दिया जा रहा है। जिस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको करने का तरीका बताया जाता है। और इसी के साथ में आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और फिर जय हिंद।